गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हम क्वेश्चंस करें, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस एमसीक्यू ही करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ। इसमें एक चीज़ देख लेना, हिंदी में मैं खुद बोल के कर दूंगी, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है टाइपिंग में, ठीक है। इंग्लिश में करेक्ट है, इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ पे बोला कि इन्वायरमेंट एलिमेंट है। वातावरण किसका तत्व है? कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, कनेक्शनिज्म या फिर बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंट को किसने इम्पोर्टेंट दी है? वातावरण को। किसने ये कहा था कि बच्चे के सीखने के लिए वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? और वातावरण में जब बच्चा क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसे एक्सप्लोर करता है, तो उससे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। किसके अकॉर्डिंग आएगा ये? आपका जो सिलेबस है उसमें आप दो चीजें पढ़ते हो, दो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एक कंस्ट्रक्टिविज्म, एक बिहेवियरिज्म, रचनावाद और व्यवहारवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन से आ जाते हैं? पियाजे हैं, वाइगॉस्की हैं, ब्रूनर है। ये क्या है? हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी हैं। और बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के अंडर कौन आ जाते हैं? हमारे वॉटसन। सबसे पहले तो वॉटसन, क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ही है। इसके अलावा वॉटसन के अलावा थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव, ये सारे क्या हैं? हमारे व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन्वायरमेंट को किसने एलिमेंट मानना है, तो बिहेवियरिज्म में तो किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? बिहेवियरिज्म में एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एक्सपीरियंस का रिजल्ट है हमारी लर्निंग। और इन्वायरमेंट को जो मेन इंपॉर्टेंस देते हैं वो कौन देते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट देते हैं, रचनावादी। उनके अकॉर्डिंग बच्चा इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे प्याजे ने क्या कहा था? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज as they explore world around them। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है जैसे जैसे वह वातावरण की खोज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट इज फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? ध्वनि विज्ञान क्या होगा बच्चे के भाषा विकास में? बताओ। यूजिंग ग्रामर, व्याकरण का प्रयोग, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, अंडरस्टैंडिंग रूल, नियमों की समझ, या क्रिएटिंग साउंड्स एट स्पीच। वाक में ध्वनि उत्पन्न करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर आपने लैंग्वेज, भाषा का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लैंग्वेज के कंपोनेंट्स आते हैं, तत्व आते हैं, और उन कंपोनेंट्स में ही आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो, जिनमें से एक फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान भी है। तो अगर नहीं है आइडिया, नोट कर लो। फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान से मतलब है हम साउंड्स प्रोड्यूस करने से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तो क्या हो गया? क्रिएटिंग साउंड एज स्पीच। जैसे हम पढ़ते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अल्फाबेट आ जाता है, और उनसे मिलकर फिर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर फिर क्या बनेंगे? हमारे वाक्य बनेंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटी ध्वनि है या साउंड है वही फोनीम कहलाता है। और फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान का मतलब स्टडी ऑफ साउंड या क्रिएटिंग साउंड एट स्पीच। तो इसका तो राइट आंसर क्रिएटिंग साउंड एट स्पीच आ जाएगा। बट इसके अलावा आपने कंपोनेंट्स और भी याद रखने हैं, जिसमें एक कंपोनेंट आ जाता है मॉर्फोलॉजी, शब्द विज्ञान, जहाँ मतलब वर्णों को जोड़कर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आता है सिमेंटिक्स, शब्दार्थ, कि शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल बोला मैंने, तो एप्पल वर्ड से आपको कोई मीनिंग समझ आता है ना कि एक फ्रूट है,
वो सिमेंटिक्स कहते हैं उसे, शब्दार्थ। ये भी कंपोनेंट आता है लैंग्वेज का, ठीक है। इसके अलावा और क्या यूज़ करते हो आप? प्रैग्मेटिक्स यूज़ करते हैं एक। प्रैग्मेटिक्स का मतलब हो गया बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो भी रूल होंगे, संप्रेषण, ठीक है, इफेक्टिवली कैसे आप भाषा का मतलब प्रयोग करोगे, उसे प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और एक लास्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है ग्रामर से आ जाता है कि क्या रूल होंगे, वाक्य कैसे बनते हैं, यूज ऑफ ग्रामर, उस वो सिंटेक्स कहलाता है। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए? फोनोलॉजी, दूसरा मॉर्फोलॉजी हो गया, सिमेंटिक्स हो गया, प्रैग्मेटिक्स हो गया, सिंटेक्स हो गया। ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? आज की डेट में बच्चे के लिए बात की जाती है कि उसके एक्सपीरियंस, अनुभवों का ही प्रयोग करना है, क्योंकि उससे से ज़्यादा सेंसेस यूज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां प्रयोग होती हैं, और जितनी ज़्यादा इंद्रियों का बच्चा प्रयोग करेगा उतनी ही लर्निंग जो है वो परमानेंट होगी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? जो ऑप्शन आपके सामने दे रखी हैं, ग्रुप डिस्कशन मोड ऑफ लर्निंग, या हैंड्स ऑन लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, या फिर स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। बताओ। समूह में चर्चा के माध्यम से अधिगम, या हाथों हाथ अधिगम, या अनौपचारिक अधिगम, या खेल एकीकृत अधिगम। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? अनुभवात्मक अधिगम क्या है? तो जब भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात आती है, मैंने क्या बोला? ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों, सेंसेस का प्रयोग। मतलब वो कब होगा? जब हम खुद चीज़ें करके देखेंगे, बच्चा खुद करके देखेगा, जिसे हैंड्स ऑन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द चाइल्ड इज डायरेक्टली एक्सपोज टू लाइफ सिचुएशंस द लर्निंग इज कॉल्ड। जब बालक को जीवन की परिस्थितियों से सीधा प्रतिक्रिया जाता है तो यह अधिगम कहलाता है। बताओ। नेचुरल लर्निंग, स्वाभाविक अधिगम, कनेक्टिविटी लर्निंग, अनुभवात्मक, या यथार्थपरक। क्या कहेंगे? जब डायरेक्टली ही आप लाइफ सिचुएशंस में बच्चे को डाल देते हो ना, उसे ही तो हमने नाम दिया किसका? एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। अनुभवात्मक अधिगम कहलाएगा वो। नेक्स्ट है, हाँ, इसमें एक और चीज याद रख लेना, कोन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूछ सकते हैं। अ, अनुभवात्मक अधिगम का शंकु किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए वो किसने दिया था। एडगर डेल ने दिया था, जिसमें उन्होंने 11 लेवल्स, 11 स्तर के बारे में बात की थी। और उन्होंने कहा था, उन्होंने जो ये अप्रोच फॉलो की थी वो कैसी अप्रोच थी? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूरत से अमूर्त की ओर। मतलब बॉटम वाले जो एक्सपीरियंस थे वो कैसे थे? ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस थे, और जैसे जैसे ऊपर हम चलते जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते जाते हैं। मतलब लोअर वाले एक्सपीरियंस ऐसे प्रोवाइड किए गए जहाँ पे बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ हो पाए। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे की लर्निंग परमानेंट हो या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उसे याद रहे, ऑलवेज हमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस यूज़ करने हैं। जैसे कि मॉडल का यूज़ कर सकते हो, किसी सिचुएशन में ला सकते हो बच्चे को, डेमोस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फील्ड ट्रिप्स हो गया, ये सारे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। जबकि जिस जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है, जिसमें आप सिर्फ सुनते हो या देखते हो या पढ़ते हो। ये एक तरह का मोर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है, अमूर्त है ये। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डू नॉट इंक्लूड हिज और हर। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव जो वर्ड है लैटिन भाषा के कॉग्निशन, संज्ञान से ही आया है, और लैटिन में तो इसका अर्थ नॉलेज हो जाता है, या फिर हम इसका अर्थ क्या लेते हैं? मेंटल प्रोसेसेस ले लेते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉग्निशन के कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, कुछ पहलू आते हैं। मतलब जो भी मेंटल प्रोसेस है वो क्या है? हमारा कॉग्निशन का पहलू है। जैसे थिंकिंग, सोचना, या इसकी जगह थॉट, विचार वर्ड भी एग्जामिनर यूज कर सकता है। ये भी आप दिमाग का यूज करके ही करते हो, तो ये मेंटल प्रोसेस है। मतलब ये कंपोनेंट है कॉग्निशन, संज्ञान का।
अटेंशन, ध्यान देना, वो भी दिमाग का यूज़ करते हो, ये भी कंपोनेंट आ जाता है। परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जो देखकर आप चीज़ें करते हो या उन्हें मेमोरी में स्टोर करते हो, वो भी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। मेमोरी, ये भी एक मेंटल प्रोसेस आ जाती है। लैंग्वेज, भाषा, क्योंकि लैंग्वेज को थॉट, विचारों से कनेक्ट किया जाता है, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट आ जाता है। तो इसमें एक ही बच गया हमारा, कौन सा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, वो क्या है हमारा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इज नॉट अ एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ना समझ आए, यू कैन आस्क मी अगेन। नेक्स्ट, in the final analysis the key to motivation in the classroom is, अंतिम विश्लेषण में कक्षा में अभिप्रेरणा की मुख्य कुंजी है द इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, द टीचर पर्सनैलिटी एंड हिज और हर टीचिंग मेथड, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ अ क्लासरूम या द स्टेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। मतलब जो एक्चुअली देखा जाए, अल्टीमेटली क्लासरूम में मोटिवेशन कैसे मिलेगा बच्चे को, या तो वो खुद से ही जो भी सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसके लिए उसकी रुचि होगी, या जो अध्यापक है उसका व्यक्तित्व और उसके पढ़ाने के तरीके, या फिर जो भी भावात्मक वातावरण बना रखा है क्लासरूम का वो, या फिर पाठ्यक्रम की उपयोगिता। क्या लगता है आपको, अल्टीमेटली बच्चे या हम लोग किस वजह से क्लासरूम में मोटिवेटेड रहेंगे? टीचर की वजह से, इमोशनल क्लाइमेट की वजह से, करिकुलर एक्सपीरियंसेस की वजह से, या खुद के इंटरेस्ट, रुचि की वजह से? तो अल्टीमेटली हमारी अगर रुचि होगी, उसी वजह से हम क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और इसका रीजन मैंने आपको मोटिवेशन की जो क्लास ली थी उसमें से आपको रीजन पता लग जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किस तरह का मोटिवेशन चाहिए होता है, इंटरनल, आंतरिक। आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन कौन सा था, जिसमें जो सोर्स था मोटिवेशन का वो इनसाइड द पर्सन होता था, व्यक्ति के अंदर होता था। ठीक है, क्योंकि बाकी यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं वो एक्सटर्नल दे रखी हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, चाहे टीचर है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, करिकुलम है ना, सब कुछ एक्सटर्नल है। अल्टीमेटली देखा जाए तो इंटरनल मोटिवेशन ही ज़रूरी है। जैसे अगर ज़बरदस्ती आपको कोई पढ़ाने बिठाएगा कि क्लास लगाओ, तो जब तक वो बोलता रहेगा तब तक आप पढ़ते रहोगे, जैसे वो इधर-उधर चला जाएगा, पढ़ना बंद कर देते हो। पर जब हमारा खुद से मन है अंदर से कि नहीं हमें पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है और हर केस में आप कुछ भी हो जाए क्लास अटेंड करते ही हो। तो राइट आंसर इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। ये क्लियर है? लग गया इसका रीज़न पता? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स। ये जो अभिरुचि परीक्षण होते हैं ये किस चीज़ को मेजर करते हैं? जैसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं ना, एक इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हो आप, बुद्धि परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ते हो, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, अभिरुचि परीक्षण। वो क्या मेजर करता होगा, पोटेंशियलिटी या प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कितने स्किलफुल हो आप किसी चीज में, लाइकली सक्सेस इन प्रोफेशन, किस पेशे में आप सफल हो सकते हो, या अचीवमेंट, आपकी उपलब्धियां, किस चीज को मेजर करेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट तो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को मेजर करता है, स्पीड टेस्ट जो है वो स्पीड को मेजर करता है। ऐसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता को चेक करता है या मेजर करता है कि कितने स्किलफुल हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विजिटिंग ए फॉरेस्ट व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप। वन का भ्रमण करने से बालक में क्या विकसित होगा, बताओ इसका आंसर बताओ। फील्ड ट्रिप पे ले गए हम, कहाँ पे बच्चे को भ्रमण के लिए, फॉरेस्ट में ले गए। ठीक है, तो फॉरेस्ट में जाने से उसमें किस चीज का विकास होगा, किस चीज की डेवलपमेंट होगी,
सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, आत्म क्षमता या थिंकिंग एबिलिटी, चिंतन क्षमता, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की शक्ति या इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति। क्या लगता है आपको? अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट ले जाते हैं, तो उससे क्या आएगा? उसमें फॉरेस्ट में जाएगा, नई नई चीजें देखेगा, खुद से उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, एक मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया ना हमने, तो उसमें क्या होगा? तो वो खुद को वहां पे क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, वो सेल्फ खुद से देख रहा है चीजों को, तो सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी आएगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस। जॉन डेवी ने क्या बोला कि ये जो स्कूल है ये कैसी संस्था है और शिक्षा एक डैश संस्था है? क्या लगता है आपको? सामाजिक है दोनों ही, या एक सोशल है, स्कूल सोशल है, सामाजिक है, और एजुकेशन फिलोसफिकल है, दार्शनिक है, या दोनों ही फिलोसफिकल दार्शनिक है, या एक वातावरणीय है, दूसरी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉन डेवी ने स्कूल के बारे में बात की, करिकुलम के बारे में बात की, सोसाइटी के बारे में बात की, है ना? ये सारी चीजें उन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करी हैं। तो इसमें इन्होंने बोला कि स्कूल जो है वो क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक है, और शिक्षा भी कैसी प्रोसेस है, एक सोशल सामाजिक प्रोसेस होता है, दोनों ही। ठीक है, एजुकेशन भी एंड स्कूल भी दोनों ही क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस हैं, सामाजिक हैं दोनों। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द असेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी। विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? जो विद्यालय से बाहर हैं बच्चे, उनमें क्या स्किल ज़्यादा चाहिए हमें, या किस चीज़ की ज़रूरत उन्हें ज़्यादा होगी? लिटरेसी कॉम्पिटेंसीज़ की, या फिर लाइफ स्किल्स की, न्यूमरल कॉम्पिटेंसीज़, या वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज़? क्या आना चाहिए? अब बाहर है, आप स्कूल नहीं जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? कुछ काम करना पड़ता है, काम करोगे तब पैसा आएगा, है ना? खाना भी ऑब्वियसली पैसा होगा तभी खा पाएँगे हम, ठीक है? सब चीज़ के लिए कुछ मनी चाहिए, और मनी कहाँ से मिलेगी? अगर कुछ वर्क करेंगे हम, ठीक है? तो इनके लिए जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए? वोकेशनल होना चाहिए, व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। वही आप कितना अच्छा लिख लेते हो, बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, इससे किसी को क्या फ़र्क है? उन्हें तो काम चाहिए, चाहे खाना बनाना आता हो, आपको सफाई करना आता हो, कुछ रिपेयर करना आता है, या कुछ और चीज़, ठीक है? तो तभी तो स्कूल में आज की डेट में वोकेशनल एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मेनली जब महात्मा गांधी या उन जैसे और एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब ने ये बात की कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल जब चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके लिए अर्निंग का एक सोर्स बन जाता है जब उनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेसिस पे उन्हें कोई काम मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय इब्राहिम मैस्लो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी? बताओ, इब्राहिम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोटिवेशन थ्योरी दी है, जिसका हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। उसमें उन्होंने क्या किया था? 5 लेवल्स दिए थे, 5 स्तर दिए थे। मैंने एक लेक्चर में आपको ये करवाया था। तो इसमें पूछा इन्होंने कि बॉटम में क्या रहेगा? बॉटम में मतलब जो हमने हायरार्की पढ़ी थी ये, उसमें बॉटम में सबसे नीचे कौन-सा लेवल था? वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने किसके बारे में बात की थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के बारे में बात की थी, शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में बात की थी, और वही होगा ना बॉटम में। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि टॉप में क्या है, तो टॉप में क्या होती है? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स होती, फिर आप आंसर थर्ड करते, बट बॉटम पूछा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ए टीचर कैन एनहेंस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच
प्रेरणा को बढ़ावा दे सकता है? कैसे? प्रेज़ और रिवॉर्ड से उनकी प्रशंसा कर दो, कुछ पुरस्कार दे दो, या स्टेबल टीचिंग मेथड द्वारा, उपयुक्त शिक्षण विधि के द्वारा, या कॉन्जेनियल क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा में अनुकूल वातावरण के द्वारा, या फिर सभी? सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करोगे बच्चे की मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए? तो जब वो जो मोटिवेशन है वो प्रेज़ भी हो सकती है, रिवॉर्ड भी हो सकता है, टीचिंग मेथड भी हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाता है तो मैंने तो वो क्लास लगानी है ना? अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। और एक टीचर अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे बनाएगा जिसमें बुलिंग ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना? उसे हम क्या मानेंगे? सबको बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, वो एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किसने बात की है? एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन ने, स्किनर ने, या जॉन डेवी ने? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कौन बात करने वाले हैं? जॉन डेवी। जॉन डेवी को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रैग्मेटिक्स, प्रगतिवाद के जनक भी हैं ये। इन्हीं का कॉन्सेप्ट हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा, जो सोसाइटी को भी सोशल इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं, और जो स्कूल को भी सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं और एजुकेशन को भी सोशल प्रोसेस कहते हैं, वही है ये जॉन डेवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, बाल केंद्रित शिक्षा क्या प्रमोट करती है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, रोड मेमोराइजेशन, या लेवलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी? तो कैटेगराइजेशन के बारे में तो कोई भी बात नहीं करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में तो स्पेशली ही नहीं करेंगे हम। रोड मेमोरी के बारे में भी, रट्टा मारने के बारे में भी नहीं करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करें, इस पे भी नहीं किया जाएगा यहाँ पे। इसमें हम बच्चे के जो एक्सपीरियंस है, उनके अनुभवों को इम्पोर्टेंस देने के, प्रमुखता देने के बारे में ज़रूर बात करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या-क्या बातें बोली जाती हैं? एक तो बोला जाता है कि रोट लर्निंग जो है, रट्टा मारने की ये जो प्रकृति है, इसे ख़त्म करें। बच्चे के एक्सपीरियंस, उसके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस दें। बच्चा क्या चाहता है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स या टीचर क्या चाहता है। बच्चे की एज का भी ध्यान रखना है, उसके आईक्यू लेवल का भी ध्यान रखना है आपने। जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है, तो वो कुछ ना कुछ नॉलेज के साथ आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, और जो नया आप पढ़ा रहे हो, उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए ही पढ़ाएँ आप। ठीक है? और टीचर का रोल एक गाइड का है, मार्गदर्शक का है, तो मार्गदर्शन ही करना है, डिक्टेटर नहीं बनना है, सीधी इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है। ये सारे पॉइंट्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज टीचिंग। 2 मेथड आप पढ़ते हो सिमिलर, वैसे तो मेथड्स कई हैं, बट जो सिमिलर मेथड है, एक इंडक्टिव आगमन विधि है और दूसरा डिडक्टिव निगमन विधि है। दोनों में फ़र्क क्या है? इंडक्टिव मेथड में पहले कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद एक रूल सेट कर दिया जाता है। जबकि डिडक्टिव मेथड में सीधा रूल ही बता दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है? तो इंडक्टिव मेथड में क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, विशेष हैं, और रूल क्या है? सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं। तो इसमें भी उल्टा, फिर इसमें उल्टा हो जाएगा कि रूल जर्नल है तो जर्नल टू स्पेसिफिक इसे बोल देंगे। इसके अलावा इसे और क्या बोल सकते हो? ब्रॉड टू स्मॉल, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, उसके बाद एक छोटा सा रूल सेट कर देते हैं, और इसमें रूल छोटा सा पहले बताते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते हैं, तो वो ब्रॉड हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, उसके और ऑप्शन दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग डिडक्टिव मेथड कैसा मेथड है जो कहाँ से कहाँ की तरफ चलता है? जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलेगा ये, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सी हो गया। मेथड्स ऑफ टीचिंग भी मैं एक क्लास में आपको करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग एक बार कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चैप्टर में जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन तो कन्फर्म वहाँ से आपको एक कोई मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर भी किया करो साथ में ना, ऐसे एमसीक्यू का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ही बोलती जाऊँ, पेपर आपने देना है। ठीक है? तो आप भी आंसर करो, मुझे पता चले जिससे।
रिस्पॉन्सिव रहा करो क्लास में थोड़ा। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।